अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन और हज़रात जो आज हमारे इस टेस्पियन स्टॉक का हिस्सा बने। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जैसा कि टेस्पियन मुख्तलिफ आर्टिस्टिक पर्सनैलिटीज़ को आपके सामने लेकर आ रहा है और गुज़िश्ता डेढ़ हफ़्ते से हम लोग मुख्तलिफ सेशन मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ कर रहे हैं। जब हम पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ आर्टिस्टों को देखते हैं, तो अगर हम सिंगिंग की बात करें, हम थिएटर की बात करें, हम एक्टिंग की बात करें, हमें कहीं न कहीं कोई नेमो-बदल दिखता है। हमें कोई ना कोई रिप्लेसमेंट दिखती है उस आर्टिस्ट की कहीं न कहीं किसी न किसी शक्ल के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं कथक डांस की, तो सबसे ऊपर जो नाम है, आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम निगहत चौधरी फ़ख़्रे पाकिस्तान है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने आज हमें अपने मसरूफ़ टाइम में से थोड़ा-सा वक़्त दिया। हाँ, सच अ लविंग पर्सनैलिटी यू आर। अच्छा मैम, थैंक सबसे यू। इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो सबसे पहले जानना चाहूँगा अपनी बात सारी तमाम बातों से पहले, ये जो डांस है, ये जो कथक डांस है, इसका पैशन ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के अंदर आपने अपना नाम जो है मनवाया। तो ये आगाज़ कहाँ से हुआ? कहाँ से इंस्पिरेशन आई कि जी इस चीज़ को, ये जो टैबू है एक तरह से पाकिस्तान के अंदर, उस चीज़ के अंदर नाम मनवाते हैं? हुँ। असल में ना मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं लंदन में पली-बड़ी, ठीक है? ओके, तो मैं जब वापस आई तो मैं काफ़ी यंग थी। आई वाज़ इन 83 आई केम बैक बिकॉज़ मुझे ना आई स्टार्टेड विद बैले। फिर बैले के बाद मैं कथक 12-13 साल की उम्र में मैंने कथक सीखना शुरू किया हुँ, और हुँ। वो भी नाहिद सिद्दीकी साहिबा से सीख रही थी। तो वो इंस्पिरेशन उनसे मुझे मिली कि मुझे अपने आप से जुड़ना, अपने जड़ों से, अपने मुल्क से, अपने कल्चर से, तो कथक बिकेम द कैटलिस्ट एंड आई थिंक नाहिद सिद्दीकी साहिबा, माय गुरु, माय उस्ताद इन कथक, फर्स्ट उस्ताद, शी वाज़ द कैटलिस्ट एज़ वेल बिकॉज़ उनकी वजह से मुझे पाकिस्तान से एक कनेक्शन बना, एक पहचान, यू नो, बिकॉज़ मैं बहुत अंग्रेज़ थी, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न डांस सीख रही थी, वेस्टर्न क्लासिकल बैले सीख रही थी, मॉडर्न डांस सीख रही थी। तो मेरे ख़्याल उनसे और ज़िया मोइनुद्दीन साहब से मिलने के बाद मुझे सीखने का शौक हुआ कि मैं अपने मुल्क जाऊँ और फिर उन्होंने महाराज कथक के बारे में बताया। सो माय होल जर्नी फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट हैपेंड इन 82, मतलब इस ज़माने में। तो फिर यहाँ आके मैं प्राइम, अगर आप उस दौर को देखें तो ज़िया उल हक का ज़माना था। अच्छा, मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि डांस हुँ, बैन होता, ये होता, वो होता। और इत्तेफ़ाक की बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ, तो नाहिद सिद्दीकी साहिबा भी 77 में छोड़कर आई हुई थी बिकॉज़ ऑफ ऑल द इश्यूज़ अराउंड, यू नो, क्योंकि वो पीआई आर्ट्स अकेडमी के साथ थी, वो भुट्टो के साथ, मतलब ये लोग ट्रैवल करते थे एज़ अ ट्रूप, एज़ अ कल्चरल ट्रूप। तो मेरा ख़्याल शायद उनके दिमाग से स्लिप भी किया कि इसको ब्रीफ़ करूँ कि पाकिस्तान जा रही हैं। मुझे इतना शौक था, तो वालिदा से इजाज़त लेके तो मैं आई। तो मगर मुझे आई डिडन्ट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग कि भी मार्शल लॉ क्या होता है, क्या डांस अंडरग्राउंड क्यों सीख रहे हैं। मुझे बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता रिवील हुआ कि अच्छा, डांस को अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा, डांस अंडरग्राउंड हो रहा है, हमारी क्लासेस अलहमरा के बेसमेंट में क्यों हो रहे हैं, यू नो? सो थिंग्स लाइक हुँ, दैट वर हैपनिंग एंड आई थिंक आई वाज़ सो यंग कि मैंने उसकी इम्पोर्टेंस नहीं फ़ील की। और उसकी शायद एक अच्छी वजह ये भी है कि मैंने नहीं फ़ील, क्योंकि उस चीज़ ने मुझे, आई केप्ट ऑन, आई डिडन्ट रियलाइज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस नेगेटिविटी ऑफ दिस काइंड ऑफ, you know, very second class attitude about dance in the country. To me, it was sacred. To me, it was very एवोल्यूशन इससे हो रही, मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो रही, मेरी ग्रोथ हो रही, मेरा पैशन था, मेरा इश्क था। तो मैंने उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए बस, जिसको पंजाबी में कहते सिर सुट के, तो बस लगे रहना। तो आई वाज़ लाइक दैट। इट हिट मी much later when I started going with Maharaji to houses, वो कुछ सिखाते थे तो मैं उनको असिस्ट करने जाती थी और मुझे लगता है मेरी कोई टीचर ट्रेनिंग भी हो रही थी। दैट्स व्हेन इट हिट मी, आसमा जहांगीर के घर जा रही, वेरी पॉलिटिकल पीपल, and you know, I think that hit me, oh my god, acha, so dance is banned, why is it banned, you know? Then I started realizing, you know, people said, आप आपने फिल्में देखी, आपने ये देखी? मैंने कहा वो डांस तो बहुत अजीब सा, गंदा सा, उनके कैमरा एंगल्स कितने गंदे किस्म के एंगल्स है,
ये हमारा डांस तो खूबसूरत है, पूरा मुगल मुस्लिम कल्चर, हम सर पे दुपट्टे लेते हैं, मतलब हमारे गले ऊपर हैं, हमारे फुल स्लीव्स है, ये तो सारी क्लीवेज भी दिख रहा, पेट भी दिख रहा, अजीब सी ठुमके मार रही है, तो कोई मेरे नजरों में ये डांस नहीं है। So that was like मैम my इस चीज के तो हम भी बिल्कुल इस चीज के तो हम भी आई विटनेस हैं, क्योंकि आपने थेस्पियन फोक फेस्टिवल के अंदर परफॉर्म भी किया था, और क्या खूब समा बांधा आपने, हजारों की तादाद के अंदर जो वहां पर ऑडियंस थी वो आपकी मद्दा हो गई। मैं आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी देखता रहा, मुख्तलिफ आपकी परफॉर्मेंस भी देखी, जो मुझे सबसे एक यूनिक चीज लगी, ये जो आपकी डांस के अंदर या फिर आपकी जो परफॉर्मेंस के अंदर परफेक्शन है, ये किस तरह से आया, और क्या ये परफेक्शन अभी भी उसी तरह से है, और मेंटोरिंग का क्या सिलसिला है? परफेक्शन तो मुझे नहीं लगता कि वो, शायद ये अल्लाह का करम हमें है तो कि लगता है, और आप तकरीबन आपकी 40,000 के ऑडियंस नजरें को भी लगा। आप, हाँ नहीं, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू टू से दैट, बट आई फील कि मुझसे हजारों खूबसूरत कथक डांसर्स पूरी दुनिया में, मतलब कथक का रंग बहुत चेंज हुआ, कथक बहुत और तरह से अब हो रहा है, मतलब जो मैं हमारे जमाने में आई थिंक एक ठहराव सा था हमारे आर्ट फॉर्म में, हमारी एक्सप्रेशन में। मैं आजकल जब कथक देखती हूँ तो बहुत तेज हो गया, बहुत ज्यादा डायनामिक भी हो गया, और अच्छा भी बहुत है, मतलब young people have, you know, I'm not a young 16-year-old anymore, तो मैं उस तरह से वैसे भी नहीं परफॉर्म करती, मेरी परफॉर्मेंस में एक मेच्योरिटी आ गई है, एक रूहानियत आ गई है। और कथक को मैं पाकिस्तान के हवाले से अगर देखूं तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि, कैन आई जस्ट, आई थिंक माय फोन इज गोइंग टू डाई, जी जी one श्योर। sec, I just don't want it to die. You नो just वरीज, have नो to, वरीज। yeah, I'm sorry about this. I think my battery has died. So basically, I'm going to keep talking on as I'm fixing this. So basically, I feel that um, for me, the concept of being in Pakistan and being spiritual with my work and understanding the need to uh, actually bring a lot of Muslim identity to the form. देखिए ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हम इंडिया के साथ इसकी इसकी कनेक्शन और आइडेंटिटी रेफर करते हैं, मगर बात ये है कि इसमें मुस्लिम इन्फ्लुएंस बहुत है, इसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत है, इसमें हजरत अमीर खुसरो ने इन लोगों ने हजरत अमीर खुसरो ने तबला सितार इजाद किया, सो द मुस्लिम इन्फ्लुएंसेस, देन ऑल द फुटवर्क, ऑल द क्लैपिंग इज वेरी अरबिक. So all those elements of the Muslim that's come into the Kathak that we see today, of the technical aspect, is very much Muslim. And then all the mythology and all the other aspects of it are very Hindu mythology. So I think it's a beautiful blend because I'm open. I mean, an artist हमेशा हर culture को respect करता हूँ. और मैं मतलब कि because I've lived in India, मैंने इंडिया से 8 साल इसको सीखती रही, तो मैंने इसका वैल्यू और इसका माइथोलॉजिकल जो एस्पेक्ट का वैल्यू माना है, जो हमारी रूहानियत में भी है. सो आई थिंक व्हेन आई केम बैक विद ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग, मेरा मेंटोरिंग भी ये था कि मैं अपनी लड़कियों के अपने रूट से कनेक्ट करूं, अपनी कल्चरल कनेक्शन बनाऊं, अपनी मुस्लिम कनेक्शन बनाऊं, और उनको अवेयरनेस दूं इसका बैकग्राउंड, इसकी रूट, की हर चीज की रूट है. अगर मेरे माँ बाप तो अगर देखूं तो हिंदुस्तान में पैदा हुए, बाद में यहाँ आए, ठीक है ना, तो वो एक रूट तो है ना, जलंधर का रूट है, लुधियाना का रूट है, मेरे नाना नानी का, मेरा दादा दादी का, तो वो सारे एक रूट से हम चले आते. अगर डिवीजन हो गई है तो वो एक अलग बात है, मगर रूट्स तो आपके कहीं ना कहीं जड़ें हैं. तो इसी तरह कथक की जड़ें से मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ आए, परफॉर्म करे ना करे एक अलग बात है, मगर उनकी अवेयरनेस हो, बिकॉज इट्स नॉलेज, इट्स इल्म. और इल्म मतलब हम तो कितना कुछ यूनिवर्सिटी स्कूल्स में हम गोरों का इल्म भी तो पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है ना. तो आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए आपको कहीं ना कहीं हमारे जो है ना खित्ते में आपको जाना पड़ता रूट्स में, ड्राविडियन सिविलाइजेशन, यू नो, आर्यन सिविलाइजेशन के रामा ड्रामा, ये कहाँ से सब कुछ निकला, और कहाँ से यू नो थिएटर का डेवलपमेंट, और ये होल कॉन्सेप्ट जो इस एरिया में डेवलप हुआ, इट्स वेरी डिफरेंट टू द वेस्टर्न थिएटर एंड डांस. एंड उनका मतलब एक और एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ है,
ठीक है ना। तो मेरा मेंटोरिंग इज ऑल वेरी होलिस्टिक, मैं बड़ी होलिस्टिकली आई डोंट, बिकॉज मैंने थोड़ा सा होलिस्टिकली नहीं सीखा। नाहिद जी माइथोलॉजी पे फोकस नहीं करती थी और शायद उनको इतना पता भी नहीं था, मगर उस वो जब मैं इंडिया गई तो फिर मैंने होलिस्टिकली वो भी सीखा, क्योंकि मुझे लगा कंप्लीट आप जब भी होते हैं कि आप सब कुछ याद कर ले और फिर जो चीज रखना चाहे लेना चाहे ले ले, बाकी भूल जाए। और वैसे भी मेरे गुरु, मैं हिंदुस्तान में जब गई तो गुरु पंडित दुर्गा लाल जी से मैंने कथक केंद्रा में, आई वाज द ओनली पाकिस्तानी कथक केंद्रा, मैंने सीखना शुरू किया। तो ही यूज्ड टू से कि आप सीखो सब कुछ, ठीक है, और भूल जाओ और फिर अपना बनाओ, यू नो। और सो यू, आपकी क्रिएशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका यूनिकनेस, आप क्या लाते हैं डांस को। तो और अगर आप मेरे पीसेस में देखेंगे, बहुत स्टोरी टेलिंग माइथोलॉजिकल मैंने नहीं किया। मैंने कुर्सी बनाई बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की सियासत के बारे में। फिर मैंने एक पर्दा जो औरत, अबाउट माई ओन एम्पावरमेंट एज अ वुमन एंड बीइंग अ डांसर, वो मेरा एक यूट्यूब में सारे ये मेरे वीडियोस मैंने अपलोड किए, पर्दा। फिर मैंने आईना किया विच वाज अबाउट रिफ्लेक्टिंग इट द सेल्फ इन सोसाइटी, कि हम सोसाइटी की कंडीशनिंग से चलते या अपने। सो मेरे जो स्टोरी टेलिंग है ना, इट बिकेम मोर about relevant within my society in Pakistan where I live. एंड देन ऑल्सो मैंने फैज साहब को बहुत किया, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। मैंने हबीब जालिब को किया कि मैं नहीं मानता हूँ। मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स अपने स्टोरी टेलिंग में लेके आई, क्योंकि वो मुझे रेलिवेंट लगता है। मैं आई एम अफेक्टेड बाय व्हाट हैपेंस इन माय कंट्री, सो इफ आई डू समथिंग इन माइथोलॉजी, उसका इम्पैक्ट मुझे वो नहीं देगा और वो फीलिंग ऑफ कनेक्शन नहीं देगा जो मेरी अपनी इश्यूज या सोशल इश्यूज। और कथक इसको बहुत लेंड करता है, इट हैज द रेpertoire टू बी एबल टू डू दैट, कि आप कर सकते हैं। मैम, क्योंकि आपकी पढ़ाई इसके ऊपर है, बहुत रिसर्च आपने की भी है, मुख्तलिफ मौक़ात पे आपने काफ़ी इंटेलेक्चुअल टॉक्स भी किए। मैंने आपका टेडेक्स भी देखा था जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ चीज़ों को जी बताया। जी हमने थेस्पियंस के पेज के ऊपर, जो इंस्टाग्राम पेज के ऊपर एक सवाल अपलोड किया था, और मैंने ये शरारती सवाल जानबूझ के अपलोड किया था, जिसमें मैंने ये पूछा था कि जो ये निगहत चौधरी साहिबा हैं, ये इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं? आप यकीन करें, मोस्टली लोगों ने कहा ये इंडिया से हैं। तो अच्छा, ये क्वेश्चन ये जानबूझ के लोगों ने, क्योंकि जाहिर है आपका जो डांस है इतना पाकिस्तान के अंदर जो कथक डांस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मैं जी सिर्फ जी जी रूट कॉज जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ, सिंध में, हमें डांसिंग डॉल का एक कॉन्सेप्ट मिलता है। आप लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर का एक बहुत इनरिच कल्चर है इसके ऊपर। लेकिन क्या डिस्टॉर्शन है, हम सिर्फ हर चीज़ ज़िया के दौर से बांध देते हैं। हम हर वक्त जो है उस दौर पे, पर्टिकुलर दौर पे तनकीद करके अपना एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ इससे पहले, क्योंकि आपकी रिसर्च है और वो रिसर्च क्या कहती है कि हम इतने इंटॉलरेंस क्यों हैं? well that's a very sensitive topic that you've, मतलब question that you've touched, but I will थोड़ा सा उस पे आगाही जी। दे सकती हूँ जहां तक मेरी छोटी सी एक्सपीरियंस रही है इसमें। देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स ने पाकिस्तान में फ्लरिश नहीं किया। जब पाकिस्तान बना, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बनाया, और हिंदुस्तान में बना हुआ था पहले से। देखो ना, और मेरा जो मास्टर्स मैंने किया, मैंने अपने डांस पेडागोजी टेक्निक में मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया, और मेरे मास्टर्स का थीसिस जो था ना, वाज डांसिंग द फीमेल बॉडी इन पाकिस्तानी सोसाइटी। तो ये जब मैंने इसको रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो बैंड्स हुए थे डांस के ऊपर, वो हिंदुस्तान या उनके लोगों ने किया, ब्रिटिश ने किया। ब्रिटिश जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान की जमीन पे, हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए, तो उन्होंने ये देखा कि ये वुमेन इतने एम्पावर्ड है, ये देवदासी जो है ना, ये टेंपल में डांस करती, ये अर्निंग्स भी लेती हैं, ये अपना इसको रिवेयर किया जाता, बहुत इसका पूजा किया जाता, इसको बहुत सेक्रेड माना जाता, क्योंकि वो जहाँ जाती, अगर औलाद हो जाती या कुछ, तो उसके लिए दुआ करती थी, चीजें पूरी होती थी, क्योंकि वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड थी टेंपल के साथ। तो उसको बड़ी रिस्पेक्ट और एक हाई मकाम पे रखा जाता था, और वो अर्निंग्स भी करती थी। तो छोटे जो फैमिलीज होते थे, वो अपनी बच्चियों को टेंपल पे वो भेज देते कि चलो ये एक देवदासी बन जाएंगे, जो बहुत ही गरीब लोग होते थे।
अब उसके बाद आए, अब जब गोरों ने ये सब देखा कि व्हाट इज दिस, यू नो, व्हाट इज दिस वुमन हैविंग सो मच पावर। फिर सेकंड आप मुगलों पे आए। मुगल के दौर में जिसमें हमें लगता है कि कॉर्टिजान का एक बड़ा एक नेगेटिव कॉनोटेशन, वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है। शी वाज द मोस्ट एम्पावर्ड वुमन। वो पॉलिटिक्स में, सियासत में हिस्सा लेती थी। वो यंग प्रिंसेस को ट्रेन करती थी शायरी, सियासत की गुफ्तगू पे, स्टेट अफेयर्स, सोशल अफेयर्स, कल्चरल अफेयर्स। कैसे आप, जैसे आपकी मिनिस्ट्री है तो एक मिनिस्ट्री के अंदर आपके लोग होते जो, तो वो इस तरह की मिनिस्ट्री को चला रही थी। और वो खुद इतनी टैलेंटेड थी कि वो जब उस मतलब बुलाया जाता था तो कल्चरल डिपिक्शन एंड कल्चरल जो कैनवस वो ले आउट करती थी किंग्स के सामने, नवाबों के सामने। वो रिफाइन डिटेल्स की बात करती थी। वो अगर मौसीकी की बात करें या वो, क्योंकि देखो द मुस्लिम्स वो ऑल दे इन्वेंटेड द आर्किटेक्चर, उनकी कितनी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। आप देखो केमिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में, फिलोसफी में कितना हम लोगों का हाथ रहा है, यू नो, एस्ट्रोनॉमी में कितना ज्यादा। एंड देन परफॉर्मिंग आर्ट्स में हजरत अमीर खुसरो, अब देखो यू नो ऑल द काइंड ऑफ creations that happened. So so for me the Mughal brain was very very developed. ठीक है। अब ये Okay. unfortunate, so when the British saw even this, that oh this courtesan has so much say with the Mughal state affairs, with politics, तो उन्होंने सबसे पहले इसको बैन किया। अच्छा। और वो उस वक्त हुआ जब दे केम इन एंड दे स्टार्टेड टेकिंग द वजीफाज अवे फ्रॉम द रियासत। जब रियासत उन्होंने कहा हम इनको कैसे, अगर हम इन औरतों को हमने डिसएम्पावर किया ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली रियासत भी डिसएम्पावर होगा। बिकॉज ये यू नो मेल फीमेल एनर्जी बड़ी बैलेंस करती है। तो एक इम्बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि उनकी जो विक्टोरियन औरतें थी वो बंद होती थी, उसको क्रिश्चियनिटी में औरत को इवल समझा जाता था। औरत एक आदम के लिए एक वो थी इवल, कि उसने उसको बरकाया, उसको गलत लेके गई। तो हमारे लिए तो ऐसा नहीं है ना। हमारे तो रिलीजियस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वुमन थ्रू आवर प्रॉफिट इज दैट शी इज एन इक्वल सिटीजन इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक ये जो चीजें थी ना उनको समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने इनको डिसएम्पावर किया। तो सबसे पहले उन्होंने बैन किया डांस को, गोरों ने किया। अब वो ट्रिकल डाउन रहा, गोरे चले गए। अब क्या हुआ कि वो जो कॉर्टिसान थी या वो जो देवदासी थी, वो इकोनॉमिक सस्टेनेंस के लिए किसके पास जाती थी? ब्रिटिश सोल्जर्स के पास। एंड शी एंडेड अप बिकमिंग, इट बिकेम, क्योंकि ब्रिटिश तो इंटरेस्टेड नहीं थे कि डांस कैसे कर रही, ठुमरी कैसे हो, गजल कैसे गा रही, ये कितने खूबसूरत अल्फाज है, ये तो इनको इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट वाज जस्ट इन द सेक्सुअल एक्ट। So they said we want women. So these, अब उन्होंने उनको disempower उस तरह से किया, from the art, from the sustenance, from the wazifa, from improving their art, and made them into prostitutes. तो वो हम लोगों ने inherit किया, वो एस्पेक्ट पाकिस्तान ने इनहेरिट किया। हिंदुस्तान ने क्या, हिंदुस्तान ने उसको रिवर्ट किया, पलट दिया। क्या पलट किया? उन्होंने अपने रियासत में अपने कल्चरल सिस्टम को अपनी सियासत में लेके आए, उसको पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनाया, ऑर्गेनाइज किया। हम तो अभी पाकिस्तान को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो हम नहीं कर सके। हम वो माइंडसेट लेके आए यहाँ पे, बिकॉज यू नो फ्रॉम माइंडसेट टू बी सो डोमिनेंट, इट हैज टू ट्रिकल डाउन फ्रॉम, आई मीन 6th सेंचुरी से लेके आप देखें 21वीं सदी तक भी ये माइंडसेट अभी तक हमारे यहाँ, मतलब हिंदुस्तान में तो आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड देवदासी वाज इन 6th सेंचुरी। फिर वो करते 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 जैसे 14वीं सदी, 15-16, 14वीं सदी में हजरत अमीर खुसरो, 16वीं सदी में अकबर। सो यू कुड सी हाउ इट स्टार्टेड स्लोली ट्रिकल। माइंडसेट जब चेंज होता तो स्लो स्लो इफेक्ट होता उसका। तो वो जब हमारे यहाँ हम पाकिस्तान बने, तो ऑल दीज वुमेन दे वर अनफॉर्चुनेटली दे वर मोस्टली इन दिल्ली एंड इस तरफ जो मुस्लिम एम्पायर था वो मुस्लिम वुमेन थे। और जो साउथ इंडिया की तरफ वो देवदासी रीइंस्टेट हुई। असल में ना वो रीइंस्टेट हुई एज अ प्रॉपर डांसर, एज अ भरतनाट्यम डांसर। और हम अपनी डांसेस को रीइंस्टेट नहीं कर सके, हम उसी माइंडसेट के साथ उनको लेके चले। और पाकिस्तान ने ये इनहेरिट किया और उसको हम अब तक उसको सॉर्ट नहीं कर सके। हम उसी माइंडसेट को लेते गए और वही माइंडसेट हमारी इंडस्ट्री में चला गया, वही माइंडसेट हमारे स्टेज पे चला गया था, वही माइंडसेट हमारी फिल्म्स में चला। सो दिस इज बेसिकली द बैकग्राउंड।
So this is what my thesis is all about, and that's why I can talk about it with such understanding कि unfortunately ये mindset अभी भी है, मगर काफी change हुआ है, काफी change हुआ है because of the influx of social media, because the influx of YouTube. आप अब इस चीज को गलत नहीं कह सकते, आप सारे बच्चे हिप हॉप देख रहे हैं, कोई सैल्सा देख रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, आप किसको रोकेंगे? मैम आपकी बातों को तो मैं समझता हूँ कि निसाबी किताब जो है हमारी उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि इतनी इंटेलेक्चुअल टॉक है, पीछे पूरी केस स्टडीज हैं जो कि आप शेयर कर रही हैं। मैं यहाँ पर एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि जो डाइवर्सिटी के लिहाज से आप जब लाहौर से खैरपुर आई, यानी कि हमारे फेस्टिवल में थेस्पियन फोक फेस्टिवल खैरपुर जब हुआ था, उसमें ही तो आपने कराची में भी बड़ा काम किया, सिंध में भी बड़ा काम किया। हमने देखा कि आप मुशर्रफ के दौर के अंदर भी काम करती रही, आप बेनज़ीर के दौर में भी काम करती रही हैं। मैं सिर्फ डिफरेंस जानना चाहता हूँ कि पंजाब के जो कल्चरल एक्सेप्टेंस के ऊपर और सिंध के कल्चरल एक्सेप्टेंस के ऊपर आपकी क्या राय है कि कहाँ पर ज़्यादा जो है खिंचाव नहीं है और वहाँ पर लीनियंसी काफ़ी है? I think our screens are frozen, है ना? नहीं मैम, आई थिंक ठीक है, क्योंकि वी आर लाइव। Okay, और मैं because चेक कर I can't see myself. My screen is frozen. ओके, नाउ For इज इट some फाइन? reason. No. So yeah, I don't नहीं have मैम, a ठीक screen. है। अच्छा, okay. So चलो, I will go on anyway. I'm just saying कि I can't see, but audio तो आ रहा है, जो आप लोगों को वहाँ screen आ रहा तो ठीक है. जी, स्क्रीन भी क्लियर है और ऑडियो भी क्लियर है। Chalo, great. So basically, what I would like to say is that my experience. Can you just reword that again? Sorry, जो आपने कहा था कि my coming to the Thespian Folk Festival. जी जी और जी जी। हाँ आपने मतलब क्या बोला? जब आप सिंध में परफॉर्मेंस करना और और पंजाब में परफॉर्मेंस करना, मुझे अच्छी तरह से अच्छा, याद है। आपने कश्मीर का इशू चल रहा था, आपने फौरी तौर पे कश्मीरी प्ले बनाया था, एंड देन सब एकदम सन्नाटा छा गया, सब खामोश सुन बिल्कुल फोकस्ड हो गए थे। ये जी जी मैजिक जी। कहाँ से आया? बिकॉज वही बात है कि मैं जिस चीज़ से अफेक्ट होती हूँ, तो मैं एक डेडिकेशन करना चाह रही थी फॉर द कश्मीरीज, बिकॉज आई स्टिल फील कि उनके साथ गलत हो रहा है। एंड देन द इशू वाज सो right there, and I said I cannot come on stage because I feel as an artist आप एक messenger भी होते हैं, और आप उस consciousness में आप कहीं ना कहीं अपने फन से कोई एनर्जी डाल रहे होते हैं जो एक और उस कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहा होता है, अवेयरनेस को बढ़ा रहा होता है। एंड आई फाउंड खैरपुर, आई वाज अमेज्ड, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज I've always felt कि सिंध की ऑडियंस जो है ना, to be very honest with you, is more contained and more connected and more intellectually and spiritually and artistically ज़्यादा अवेयर लगते हैं मुझे हमेशा से। पंजाब के लोग थोड़े से मुझे ना ज़रा लाइट हेडेड और लाइट हार्टेड, और थोड़ी सी परफॉर्मेंस के बीच में कभी कभी बातें बातें भी कर रहे होते हैं। मगर मुझे कराची की ऑडियंसेस, मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस की बिकॉज आई लिव्ड इन कराची फॉर लॉन्ग टाइम, तो मैंने ये फील नहीं किया। मतलब कि अब मैं देख रही हूँ कि लाहौर में भी आई एम फीलिंग, मतलब यस देयर इज अ सीरियसनेस दैट हैज कम अबाउट। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट यस आई फील इट मोर इन, आई फील दैट कल्चरल जो अवेयरनेस है ना, वो कराची में ज्यादा है। सीरियसनेस, मतलब आप देखो एक पूरी इंडस्ट्री बन गई कराची में ना, अब टीवी का पूरी एक इंडस्ट्री, इट्स अ प्रोफेशनल फिल्म भी, एक पूरे एक फिल्म मतलब इंडस्ट्री दोबारा से आई थिंक इज डेवलपिंग देयर। सो आई थिंक द एटीट्यूड इज मोर प्रोफेशनल। ओके, तो इसमें मैं एक चीज़ मज़ीद जानना चाहता हूँ, क्योंकि थेस्पियंस थिएटर, हम लोग थिएटर पपेट्री के थ्रू सोशल अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं, आप कथक के थ्रू करती हैं। तो मैं जी, डिफरेंस जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ? स्टोरी टेलिंग है, लेकिन क्या इसमें फ़र्क है, और क्या इम्पैक्ट किसके अंदर हम कह सकते हैं कि जी इसके अंदर इम्पैक्ट ये हो सकता है, इसके अंदर इम्पैक्ट ये हो सकता है? भाई देखो आप लोग जो कर रहे हैं ना, हम लोग कथक इज ऑल्सो, या एनी डांस इज ऑल्सो स्टोरी टेलिंग एंड इट्स थिएटर, जिसको हम नाट्या कहते हैं। तो नाट्या इज द ड्रामा एस्पेक्ट ऑफ द डांस।
तो डांस को 3 एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, तो नृत्य नाट्य. So natya is the drama, nritya is the drama with the rhythm, or with the abhinaya and aspects like that. And then the nritya is the whole technical aspect. ये बहुत technical terms है, basically the technique और उसकी expression, technique with expression, and then the whole total storytelling. सो अभिनया जिसको हम कहते हैं, तो अभिनया तो ये तो आपको थिएटर में भी मिलता है, आपको फिल्म में भी मिलता है, आपको स्टेज पे भी मिलता है. तो आई थिंक द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टर, बिकॉज डांसर्स फॉर मी हैव टू, आई फील हैव टू आल्सो बी एक्टर्स एंड सिंगर्स टू अंडरस्टैंड म्यूजिक एंड सुर. क्योंकि मैं जब कथक केंद्र में थी तो मैंने मौसीकी भी सीखी, गाना भी सीखा, राग भी सीखा, और सीखना पड़ा, तबला भी सीखा और फिर कथक भी सीखा. तो वो जो होलिस्टिक ट्रेनिंग आपको चाहिए होती है ना, तो और फिर पाकिस्तान में भी सीखती रही गाना, और फिर तबले की शायद बचपन से एक रिदमिक पसंद, मुझे तबला पसंद बहुत था बचपन से. तो आई थिंक दैट कनेक्शन रू के साथ, तो वो रिदमिक एक अंडरस्टैंडिंग आती. और कुछ हमारे कथक में स्टोरी टेलिंग रिदमिक भी होती है, जैसे कि एक कवित की शक्ल में ना, मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट. सो यू सी इट्स अ रिदमिक एक्सप्रेशन, बट इट्स इन रिदम. जैसे कि अगर आप ठुमरी है या समथिंग एल्स, या समथिंग दैट काहे रोकट डगर प्यारे नंदलाल, फर्ज करिए एक ठुमरी है, तो बेसिकली इज व्हाई आर यू स्टॉपिंग माय वे. राधा कृष्णा की बात हो रही है, बट could be anyone, it could be in today's relevance, it could be to saying me saying to someone, आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो. तो अब अलग अलग, तो अब इसमें ना ज्यादा एक्सप्रेशन, फुल स्टोरी टेलिंग आती है. एक रिदमिक स्टोरी टेलिंग है जो कवित की शक्ल में आती है, या इस तरह की. फिर वंदना एक हम इसको एक सेक्रेड, एक स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं इसको, जो हमारे कथक. सो आई थिंक दे ऑल, Kathak has a lot. I think all classical dance of South Asia has a lot of room for storytelling in different levels. एक लेवल नहीं, बहुत सारे मुख्तलिफ. देखो ना, मार्क्स को भी आप कर सकते हैं, आप शायरी को भी स्टोरी टेलिंग के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रूम, and I've used that mostly. I'm that kind of person that likes to not be stuck with typical storytelling, but storytelling that brings up issues, brings up awareness, can promote the issue. मैंने अभी recently कोविड के ऊपर कुछ अपने निगर चौधरी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से फनकार के साथ, मुबीन अंसारी साहब के साथ, वो मिलके हम लोगों ने कुछ वीडियोस रिलीज की, which were all storytelling, छोटे छोटे. They're on Instagram, they're on Facebook, they're on YouTube. तो वो कश्मीर के ऊपर भी मैंने एक छोटी सी बनाई थी कि मैं एक शीशे में देख रही हूँ, सडनली कश्मीर की सारी चीजें हो रही, और मैं पानी डालती हूँ कि because I'm responsible for this, we're all responsible for this, तो वो एक किसी भी छोटी या तो इस तरह, that for me that storytelling, that was also storytelling. जी. हम देखते हैं कि जो डांसर होता है वो अपनी जमीन से बड़ा कनेक्टेड होता है, लेकिन आपको, हम आपके पोर्टफोलियो को देखें, कभी हिंदुस्तान, कभी दूसरे ममालिक के अंदर, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं. तो क्या फीलिंग होती है जब लोग आपसे पूछते हैं कि जी आप पाकिस्तान से हैं, आपको एडमायर करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो किस तरह से महसूस होता है कि एक सोसाइटी ऐसी जिसको आप सप्रेस, डिप्रेस कहते हो, आर्टिस्टिक लिहाज से इतनी वैल्यूएबल नहीं होती, लेकिन जब आप जैसे लोग पाकिस्तान की रहनुमाई करते हैं पूरी दुनिया में, तो वो फीलिंग कैसी होती है? बहुत मजे की फीलिंग है. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, शुरू में जब जाती थी तो बहुत सारे लोग समझते मैं हिंदुस्तान से हूँ, जैसे आपने सवाल डाले कहाँ की है, तो हाँ, बहुत सारे लोग समझते थे, क्योंकि पीपल रिलेट नहीं कर पाते थे. इट्स वेरी स्ट्रेंज. मुझे ये बात अब तक नहीं समझ आई कि जब बाहर के मुल्क में जाते तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान को परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेट नहीं करते, मगर टेररिज्म से रिलेट करते थे.
it's we have more of a name in terrorism than we have in performing arts, right? तो मैंने ये रियलाइज किया क्योंकि मैं कितने सालों से, मुझे 20-25 साल हो गए, मैं बाहर परफॉर्म करती रही, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती रही, थ्रू आउट आई बीन डूइंग इट, वेदर इट्स बिन ऑन अ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म या नहीं, मतलब कि हमेशा पाकिस्तान का झंडा गाड़ के आई हूँ, और हमेशा इस फीलिंग को मैंने बहुत प्राउडली कहा कि आई एम पाकिस्तानी। ठीक है, मैं हिंदुस्तान से सीख के आई हूँ, मगर मेरी रूट्स वो है, और मेरी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किसी के साथ, मतलब कि एवरी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मुझे चाहिए कि पाकिस्तान में अवेयरनेस आए। मगर मैंने ये हमेशा फील किया कि जब लोग अमेरिकन को भी, गोरों को भी, यूरोपियंस को, ओ यू फ्रॉम पाकिस्तान, ओ वी थॉट यू वर इंडियन, एंड आई सेड नो, ओ अच्छा यू हैव so you dancing in Pakistan, it's like, and I was, they said, oh, and then their response would be, but there's so much terrorism there, there's so much, it's so unsafe, it's so this, and I said, no, it's a negative projection, no, it's not like that. So I think वो भी मैं बहुत कर रही थी हर जगह पे। I would always start my talks, अगर मैंने कोई talk भी देनी, कि Pakistan is a land of such wonderful contrast. Its roots date back 5,000 years to the civilization of the Indus Valley. Yet its reincarnation occurs in a poet's dream. तो अल्लामा इकबाल, वो सारा, फिर मैं यूं अपना लिख के ये सारी चीजें, मैंने कुछ स्पीचेस देनी होती थी, तो मैं कहती थी, इट्स अ लैंड ऑफ लव एंड पीस, इट्स अ लैंड ऑफ द सूफीज, इट्स अ लैंड ऑफ मैजेस्टिक माउंटेन्स, it's a land of connection, it's a land of so much culture, and yet it's depicted as a land of fear, a land of war, a land of terrorism, a land of um, women being imprisoned. And I said, no, not at all, so I think projection की बात है, so it was quite मुझे बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स भी मिलती, वो फीलिंग बड़ी अच्छी आती थी, यार मैंने ना पाकिस्तान, मैंने बता दिया उनको पाकिस्तान ऐसा नहीं है, so I felt like अच्छा another 400 people का माइंडसेट चेंज किया। फिर जहाँ जाती थी मुझे लगता कि अच्छा और कुछ लोगों के माइंडसेट्स, तो बाहर के लोगों के माइंडसेट्स को भी तो चेंज करना, कि वो भी तो बड़ा फिक्स्ड है ना, मतलब कि they also, and Pakistan unfortunately has not really done anything since Bhutto's time. Unfortunately, culturally, we have not been able to represent ourselves जैसे we used to do pre-Zia's time. There were groups going out, theatre बाहर जा रहा, dance folk troops बाहर जा रहे थे, representations हो रही थी, PI Arts Academy था, PIA as a airline was supporting the PI Arts Academy, तो वो सब जगह लेके जाते, एयरलाइन लेके जा सकता था, उनके अपने होटल्स होते थे। सो आई थिंक दैट थिंग इज गॉन, वी लॉस्ट दैट, इट्स ऑल इंडिविजुअल नाउ। अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मैं खुद कर रही हूँ, मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं, मैं अपनी फाइनेंसेस, अपनी कुछ थोड़ी बहुत फंडिंग ले लेती, कभी पंजाब गवर्नमेंट से, वो भी कभी किसी ने चौधरी फाउंडेशन के लिए 1-2 फेस्टिवल्स किए हैं, डांस डे, इंटरनेशनल डांस डे मनाने के लिए, जिसके नाम मैंने डांस डे मनाओ के नाम से किया, तो 2 फेस्टिवल्स की। सो it's a little bit of support that helps, but overall I feel most artists are on their own, especially dancers. जी, इसी से मिलता जुलता सवाल है, वैसे तो आपको सुनते जाओ। इसी से मिलता जुलता ये सवाल है, हम भी पपेट्री किया करते थे मुख्तलिफ सिंध के स्लम्स के अंदर, कुछ अंडर प्रिविलेज एरियाज के अंदर, मिला जुला तासुर मिलता था, कुछ लोग पत्थर भी फेंकते थे, कुछ लोग पानी भी पेश करते थे। तो ये क्योंकि आपका बहुत बड़ा डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है, आपने कहा कि जैसे आपकी फाउंडेशन भी काम करती रही है, तो जब आप इन चैलेंजेस को किस तरह काउंटर करती थी विद इन पाकिस्तान? बिकॉज हमने देखा पाकिस्तान में भी कंडीशन, तो जब लोकली लोगों को कनेक्ट करना कितना मुश्किल रहा, क्योंकि अक्सर जो है, मेरे पास एक सवाल भी आया कि थिएटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर डांसिंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जो काम कर रही होती है सोशल इश्यूज पे, लेकिन उनको बड़े समाजी मसाइल होते हैं एक्सेप्टेंस के, तो आपने इन चैलेंजेस को किस तरह से काउंटर किया? देखिए, जब आपका पर्पस हो ना, और आप डिसाइडेड है कि आपने ये करना है, तो आपको चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आप देखिए ना, विदाउट अ चैलेंज आपको अपना रूट नहीं पता चलता कि मैंने इस रूट पे जाना, इसको ऐसे हैंडल करना, इसको ऐसे टैकल करना। मुझे लगता कि ये सब चैलेंजेस ने मुझे डिफाइन किया। अगर वो ना होते तो शायद मैं बड़ी एक सक्सेसफुल, एक एरोगेंट, एक पता नहीं क्या होती। तो वो हम्बलिंग और वो नफी जो ला करना
अपने आप को ला करना, नफी करना एक ऐसी सोसाइटी में, और मुझे लगता है दिस इज पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान, बिकॉज यू नो सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड. आई हैव हैड माय मेरे शीशे टूटे गए कराची में, और डांस रक्स के वजह से मुझे थ्रेट्स मिले हैं, और भी डांसर्स को मिले. आई एम नॉट द ओनली वन, आई एम नॉट सेइंग आई एम द ओनली वन. मैं सिर्फ अपनी इस वक्त पर्सनल बात कर रही हूँ कि मुझे अमेरिकन PACC कराची में जो परफॉर्मेंस के लिए कि हम आग लगा देंगे, हम तुम्हें एसिड फेंकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. सो आई थिंक यू हैव टू टेक इट रियली. आई मीन एट दैट टाइम जब मैं सोचती हूँ तो शायद मैं दिलेर बहुत थी, और क्योंकि मुझे ऑलरेडी फैमिली की ऑपोजिशन भी बहुत मिल चुकी थी, तो वो इतना ज्यादा मैं तय कर चुकी, तो मैं तो ये करूंगी. तो वो एक किस्म की एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट भी आई हुई थी, और फैज साहब को नाच रहे थे और हबीब जालिब को कर रहे थे, और ये चीजें, एंड आई थिंक वो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट जो है ना वो ऑलरेडी अंदर थी, यू नो. एंड आई वाजंट, एक थोड़ी सी एनर्जी भी थी अंदर. तो आई थिंक वो एक रेड का एक जो था ना कि नहीं, आई एम नॉट गिविंग अप, आई एम, सो वो थोड़ी सी तबीयत में थी यंगर डेज में. And I think that kept me going, and it defined me, because I am who I am today because of all those challenges. And I stay in Pakistan today because of all of those challenges, because I feel कि जितना मैं दे सकती हूँ, जितनी holistic मेरी training रही है और है, कि मैं वो आगे दे सकती हूँ. It's very easy for me to go to London and America and become famous. And अगर मैं पहले चली जाती या मैं इंडिया में रुक जाती, तो मतलब कि अगर मैं, जो फेम मुझे मिला है वो किसी मकसद पे मिला है, वो किसी एक, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है जो बाकी सबको मिला, मगर मुझे लगता है मेरी लाइफ की एक पर्पस है, और उसको मैंने फॉलो किया. और पाकिस्तान में पैदा हुई थी, तो इसलिए शायद डिवाइन प्लान जो अल्लाह का था कि भाई इस बच्ची को लेके जाना और ये वहां जाके कुछ करेगी. मे बी जस्ट सिर्फ एक चीज, एक ईंट लगा जाना, जैसे एक सिलेबस अगर मैं इनकलकेट कर जाती हूँ, या एक सेंटर खोल देती हूँ जिसमें मुझे पता चले कि मेरे जो स्टूडेंट्स आज जो मुझसे सीख रहे हैं वो एग्जाम्स भी ले सकते हैं, और उनके साथ यही चीज मैंने स्टार्ट की, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है. मैम, पब्लिक अपीयरेंस की तो आपकी हम खुद भी मद्दार रहे हैं. जिस तरह हमारे फेस्टिवल के अंदर हमने, क्योंकि मैं ओवर द लास्ट 2 ईयर थेस्पियंस का पेज भी मैनेज कर रहा हूँ, मैंने एक पोस्ट लगाई थी पिछले साल जब हमारा फोक फेस्टिवल खत्म हुआ था कि किस आर्टिस्ट के साथ आपकी जो सबसे ज्यादा सेल्फीज हैं, तो हमें सबसे ज्यादा सेल्फीज आप ही की मौसूल हुई थी कि आपने बहुत ज्यादा करीब से जो है उनको एक्सेप्ट किया. जो इस थोड़ी बात करते हैं कोविड की सिचुएशन की. इस जी, वक्त जी. जो कोविड हाल है, आर्टिस्टों का आप क्या समझते हैं, ये आर्टिस्टों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर डिप्रेसिंग सिचुएशन है? हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीजें यूट्यूब के ऊपर ट्रांसफर हो गई है, फेसबुक के ऊपर ट्रांसफर हो चुकी हैं. तो आप क्या समझती हैं कि ये वो कनेक्टिविटी है जो शायद बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हॉल में या फिर हम सेशन फेस्टिवल्स के अंदर किया करते थे? या आई थिंक there's been a transition, बहुत जबरदस्त ट्रांजिशन भी रहा, क्योंकि देखिए ना, जब आपको एक डेड एंड मिलता कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मुझे लगता है कि everyone's taken to the social media platforms, और एक क्योंकि वो फ्री भी है, और आप अपना दिखा भी सकते हैं, आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं. सिर्फ मुझे कभी कभी लगता है शायद एक आर्टिस्ट जो एक कोई अपने एक्सप्रेशंस के एक लेवल्स होते कि ये चीज, तो वो जो नॉन प्रोफेशनल्स कहीं आके थोड़ा सा फील्ड को वो कर जाते हैं ना डैमेज, वो मुमकिन आई फील कि कहीं ना कहीं, क्योंकि एवरीवन कैन, बट देन अगेन इट्स कोविड, सो एवरीवन नीड्स अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस. और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका एक पैकेजिंग, उनकी प्रेजेंटेशन भी फर्क होती है. सो आई थिंक वो कहते हैं ना कि देयर इज अ गुड एंड बैड इन एवरीथिंग, तो वो बैलेंस आउट होता है. तो आई थिंक एक लिहाज से ये अच्छा हुआ. द अदर थिंग इज दैट आई थिंक ओवरऑल एज अ कंट्री, आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज डन एनीथिंग फॉर द आर्टिस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. एंड ये मुझे गिला है, इस गवर्नमेंट से भी गिला है कि इस दफा, मतलब मुझे पता आर्टिस्टों का क्या हाल हुआ है, बिकॉज हम लोग जो है ना स्टेज परफॉर्मेंसेस का, हमारी अर्निंग इस तरह से होती. आई लॉस्ट माई जॉब एट लाहौर ग्रामर स्कूल बिकॉज एंड बीकन हाउस, बिकॉज ऑनलाइन वो करना नहीं चाह रहे थे, और उनके पेरेंट्स या जो भी था वो करना नहीं चाह, सो दे लेड अस ऑफ. But I think the kind of person I am, I looked at other ways of going online and teaching and bringing on one-on-one classes, or
स्टूडियो में कम बच्चों को लेके आना, तो मैं प्राइवेट अपना बिजनेस मैंने सेटअप करना शुरू किया, तो इट वर्कड आउट बेटर फॉर मी इन द लॉन्ग रन। मगर सबके लिए तो ऐसा नहीं है ना, जो मेरा तबला प्लेयर है या कोई म्यूजिशियन है, या उसका तो वो डिफरेंट जगहों पे क्लासेस भी बजाता, वो डिफरेंट जगहों पे परफॉर्मेंसेस भी करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिशियन, डिफरेंट आर्टिस्ट, सिंगर्स के साथ, तो उनके लिए तो ये सब कुछ कितना मुश्किल हो गया। उनके घर पे राशन नहीं होता, फिर लोगों ने, बहुत आर्टिस्टों ने मिल मिला के, बहुत लोगों ने काम किया कि इन लोगों को वो करे। सो कोविड हैड अ वेरी वेरी सीरियस इम्पैक्ट ऑन आवर परफॉर्मिंग आर्ट्स एरिया, because that was the most impacted, but it was also the most neglected. उस पे किसी ने बात ही नहीं की। मैम हमारे पास एक सवाल आया है, थोड़ा फनी टाइप है। सवाल कुछ यूं है कि जो टिकटॉक एप्लीकेशन है, इसको हम किस तरह से अपनी स्किल्स को दिखाने में और अपनी जो अपने स्किल्स हैं उनको मजीद एनहांस करने के लिए ये एप्लीकेशन मुस्बत साबित हो सकती है, क्योंकि इसके लिए अब तक जो है थोड़ा सा नेगेटिव ही पाकिस्तान के अंदर कमेंट रहे हैं टिकटॉक एप्लीकेशन की। अच्छा, टिकटॉक की जो ड्रॉबैक है कि आप किसी के डायलॉग को माइम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके माइंड को तो अच्छा कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि अगर आप अपनी कोई डायलॉग याद करें, या अपनी कोई छोटी सी चीज, छोटी सी फिल्म, या छोटी सी कोई चीज बनाएं जिसमें आपने अगर आप क्रिएटिव है और आप एक्टर है, या आप कोई चीज करना चाहते हैं, तो अपने फोन्स पे, बिकॉज योर फोन्स कैन डू सो मच नाउ, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग, टिकटॉक एक महदूद सा ना, आप किसी की चीज को माइम कर रहे, परफॉर्म कर रहे हैं, सो इट कैन हेल्प यू इन अ सर्टेन लेवल, बट आई स्टिल फील एट द एंड ऑफ द डे एक टिकटॉक आर्टिस्ट और एक मतलब स्टेज की आर्टिस्ट या कोई डांस वाली आर्टिस्ट, जो ना आपको वो स्किल सीखना पड़ता, उस स्किल को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आई फील के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम या टिकटॉक में बजाय कि वो हर वक्त कॉपी कर रहे, तो कुछ अपनी चीजें जेन्युइन भी डाल दें, मतलब have a proper conversation or a dialogue with someone and put that up if you want to brush up your skills or keep practicing your skills or things like that, or find कि कोई आर्टिस्ट या कोई भी टिकटॉक में क्लासेस स्टार्ट करें एक्टिंग के, जिसमें आई थिंक एप्लीकेशन इट्स ओके, इट्स आई थिंक बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करें अपने। राइट नाउ कोविड में उसने बहुत ज्यादा लोगों को टेंशन रिलीज किया है, क्योंकि सबकी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकले, लोगों ने टिकटॉक पे आके बड़ी बड़ी अपनी चीजें कही, और घर में बैठे क्या करे, कुछ और करने को है नहीं ना, तो बजाय कि एक दूसरे के दिमाग खाएं या एक दूसरे को इतना तंग करे, सो आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट एप्लीकेशन फॉर दैट, बट आई एम लुकिंग एट द फ्यूचर नाउ एंड थिंकिंग, अच्छा जब कोविड ने तो एक दिन सेटल होना है ना, तो व्हाट विल बी द रोल ऑफ टिकटॉक देन, दैट्स द क्वेश्चन टू आस्क। मैम क्योंकि हमारा जो टाइम है इस प्रोग्राम के लिए, हमने कहा कि कम से कम प्रिसाइज टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, और अब जो सवाल है वो आपके लिए है कि आपका आफ्टर कोविड क्या प्लान है, किस तरह से आप देख रही हैं, और जो आप समझती हैं कि मैं अगर ये कोविड कल ख़त्म हो गया तो मैं जो है ये चीज़ें लॉन्च कर दूंगी और इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करूँगी। देखिए, मैं तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोविड ने मुझे बड़े रिफ्लेक्ट करने पे, और मैं एक बहुत पॉजिटिव बंदी हूँ, एंड आई इवन दो यस इट वाज डिफिकल्ट, बट आई आल्सो लुक्ड एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं तो डेफिनेटली कथक के क्लासेस यूट्यूब पे अब रिलीज करने वाली हूँ अपने उर्दू में, ताकि मैं कहती हूँ कि एक तो इसकी फैलाव हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कथक की क्लासेस इंग्लिश में हैं या हिंदी में हैं, और बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो एक तो उर्दू में लिखा हुआ आएगा, एक उर्दू में उसको समझाऊंगी, फिर कुछ डिस्क्रिप्शंस उर्दू में आएंगे, एक तो वो चीज़ की सारी प्लानिंग काफ़ी हो गई है, आई थिंक इन अनदर मंथ और सो हम लॉन्च करने वाले हैं। दूसरी चीज़ में एक क्लासिकल डांसर्स और डांसर्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बना रही हूँ, और so I'm actually thinking of how I can archive the people, the dancers and the dance artists of our country. तो मैंने तो अपने आप को इस तरह से किया है, और
I'm doing a lot of online classes, I'm doing a lot of studio work. तो मेरे लिए रीडिफाइनिंग हो चुकी है, कोविड ने रीडिफाइन किया, अब आगे चल के यही होना है, मतलब कि ये इसी को हाईलाइट करूंगी। मैं अपने ब्लॉग्स पे भी काम कर रही हूँ। मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया आईडीएम के साथ, तो इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कराची में ही है, बहुत ज़बरदस्त कोर्स था। तो मैंने एसईओज और ये सारी एफिलिएट मार्केटिंग और ये सब चीज़ें सीखी हैं, और मैं इस हवाले से सोच रही हूँ कि चलो हाउ कैन आई बिकम put my business online, basically. So, I work with my own time. मैं अपने मन से, अपने मर्जी से इंडिपेंडेंस को ज़्यादा देख रही हूँ, ताकि मैं और चीज़ें कर सकूँ। किताब भी लिखना चाह रही हूँ इन another year or so। तो प्लानिंग सारी चीज़ें हैं, तो जैसे मतलब कि वो पाइपलाइन में है, वो हो रही है। मतलब इट डजंट मैटर कोविड आज खत्म हो ना खत्म हो, काम चल रहा है। आई फील वेरी ब्लेस्ड, अल्लाह का बहुत करम है कि कोई ये शऊर दे दी कि इसको इस तरह से प्लान करो। एंड रिसोर्सेज भी आ गए थे, सो रिसोर्सेज भी आ गए, तो कुछ जो सेविंग्स थी वो इन्वेस्ट किया कैमरों में और इस तरह की चीजें। वो जो कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है बहुत लुकिंग फॉरवर्ड। जी जी जी, सॉरी मुझे आपकी बस आवाज लगता कट है गई कि थी, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। मैं सिर्फ ये कह रही कि आर्टिस्ट को ना बहुत वाइज होने की जरूरत, फाइनेंशियली वाइज, आर्टिस्टिकली वाइज, और फिर प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ को, क्योंकि आप एंड में सोचे कि यू मस्ट स्टार्ट प्लानिंग नाउ फॉर योर एंड, बिकॉज वन डे जैसे गेंद ऊपर जाता है, उस गेंद ने नीचे भी आना, और फिर जब वो गेंद नीचे आ रहा है, उसके लिए उसमें हर आर्टिस्ट को कहूंगी कि इसकी प्लानिंग अभी से कर ले। हम भी होपफुली आपके काम को ज़रूर शेयर करेंगे, और हमें भी जिस तरह से मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला हम, क्योंकि हम भी समझते हैं कि एक आर्टिस्ट अगर दूसरे आर्टिस्ट की मदद करेगा तो ही ये काम चलेगा। मिशन सेम है, विजन सेम है। तो मैम थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम के खत्म करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला, और इतनी, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, हमारे पास बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, और ये है कि ये हमारे आर्काइव के अंदर भी होगी, तो मुस्तफीद होंगे आपके इस टॉक से। थैंक यू सो मच मैम, आपका बेहद शुक्रिया।